नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के साइंस वाले भाग में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे साइंस के मेन प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। हालांकि आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रश्न के साथ साथ उत्तर इस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। अगर आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें लिखता है अमीटर। अमीटर आपको पता होना चाहिए। जो अमीटर होता है उसको ऐसे सिंबल करते हैं। ठीक है, अमीटर जो होता है ये क्या काम करता है? तो अमीटर जो होता है ये विद्युत धारा को नापने का काम करता है। विद्युत धारा को नापने का काम यानी करंट को नापने का काम कौन करता है? अमीटर। अमीटर विद्युत धारा को किस में नापता है? तो अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में नापता है। अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम, सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला है कि वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है इसका प्रतीक कैसे होता है? ये वोल्ट मीटर क्या नापता है? पेपर में आता है। तो वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, यानी विभवांतर को नापता है। ये जो विभवांतर को नापता है तो इसका आंसर वोल्ट में आता है। तो यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। तो ये वोल्ट को नापता है। ये किसी चालक के बीच में बह रहे विभवांतर को नापता है। ठीक है, याद रखना है। फिर आता है कि वोल्ट मीटर को जोड़ा कैसे जाता है? तो वोल्ट मीटर को किसी भी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसको पैरेलल ऑर्डर में जोड़ा जाता है और उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज का मतलब हुआ इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इस पैरेलल का मतलब हुआ इसे पार्श्व या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न था कि जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? तो उसमें आपको डीएनए याद रखना है। अगर डीएनए ऑप्शन में नहीं मिलता तो डीएनए के अलावा आपको जीन याद रखना है। ठीक है, तो जो जीन होते हैं ये आनुवांशिकी की इकाई होती है, और जो जीन होते हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं, और जो डीएनए होते हैं वो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मान लो ये एटम है, तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होता है केंद्रक। इस केंद्रक में ऐसे पतले पतले धागे दिखते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं, और यही क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और जो डीएनए होता है वो जो होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? उसके ऊपर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं। ये जो जीन होते हैं यही माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। और जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, अगला है स्टोमाटा। स्टोमाटा यानी क्या काम करता है? स्टोमाटा या क्या होता है कि पत्तियों के निचली सतह पे छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं, इन्हीं को स्टोमाटा यानी रंध्र कहते हैं। स्टोमाटा जो होता है इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? तो इसको गार्ड सेल करते हैं। तो आपने स्टोमाटा का चित्र पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिख गया होगा। स्टोमाटा जो होता है इसको खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं करती हैं, गार्ड सेल। स्टोमाटा के दो काम बताने को आता है पेपर में। तो स्टोमाटा यानी रंध्र क्या काम करते हैं? तो ये दो काम करते हैं। पहला है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं ये। ठीक है, एक तो हो गया कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं, एक हो गया कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन करते हैं। गैसों के आदान प्रदान में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इसी का आदान प्रदान करते हैं। फिर आता है कि स्टोमाटा को कब खोला और बंद किया जाता है? तो स्टोमाटा जब ना क्या होता है कि पत्तियों में जब जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्टोमाटा फूल जाते हैं, और जब पत्तियों में जल की मात्रा कम हो जाती है तो स्टोमाटा पिचक जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है।
स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों की निचली सतह पे पाया जाता है। इसके अलावा तनों में, जड़ों में भी पाया जाता है। इसके बाद हमें मैग्नेटिक फील्ड से एक प्रश्न आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जैसे एक बार मैग्नेट होता है, तो इस बार मैग्नेट का चित्र आ जाता है। तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में मिलती हैं और ये क्लोज कर्व बनाती हैं। तो बाहर तो ये कर्व होती हैं, लेकिन इसके अंदर जो होती है ये पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं होती है। और फिर अंदर की जो दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, वो साउथ से नॉर्थ होती है, लेकिन जो बाहर इसकी दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो इसका मतलब है काटने वाले पॉइंट पर दिक्सूचक की सुई दो दिशाएं दिखाएगी, जो संभव नहीं है। एक सुई एक बार में एक ही दिशा दिखानी चाहिए। तो इसी से माना गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ पास पास होती हैं? तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पास पास होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के भी बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे एक आता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हम पता कर सकते हैं कि किसी चालक में जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है। अब जैसे आप अगर लेफ्ट हैंड थंब रूल में अगर आप अपने अंगूठे को मान लो अपने हाथ में एक चालक को पकड़े हुए है, तो आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाता है और जो आपकी लिपटी हुई उंगलियां हैं वो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाती हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैंने लेफ्ट हैंड थंब रूल बोल दिया था, राइट हैंड थंब रूल होता है। ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार क्या होता है कि ये आपका जो अंगूठा होता है ये आपको विद्युत धारा की दिशा दिखाता है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, और जो आपकी लपेटी हुई उंगलियां होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखाती है। ठीक है। किताब में इसका चित्र आपको मिल जाएगा। अगला है कि जो मेटल्स होते हैं किसे कहते हैं? धातु क्या करते हैं, किसे कहते हैं? धातु वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको खोकर ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो ये धातु कहलाते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इसलिए वो नॉन मेटल कहलाते हैं। मेटल के बहुत सारे गुण होते हैं, जिसमें हमें दो का खासकर ध्यान रखना है। एक होता है डक्टिलिटी यानी तन्यता, धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बना सकते हैं, इस गुण को डक्टिलिटी तन्यता कहते हैं। और धातुओं को पीटने पर उनसे बहुत तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, इस गुण को ध्वनिक यानी सोनोरिटी कहते हैं। ध्वनिक, ठीक है, यानी गुंजन साउंड। इनको पीटने पर बहुत ही तेज गुंजन साउंड उत्पन्न होता है। फिर आता है कि जो अल्कोहल है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है या हेटेरोएटम क्या है? तो अल्कोहल खुद एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका जो सदस्य है या हेटेरोएटम है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है वो अल्कोहल का OH हाइड्रोक्साइड है, एल्डिहाइड का CHO है, और कीटोन का आपका CO है जो कि आगे पीछे दूसरे कार्बनों के बीच में जोड़ा जाता है। और आपका हेलोजन होता है, हेलोजन में आपको क्लोरो ब्रोमो जोड़ा जाता है, वो भी नाम के शुरू में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो जैसे कोई कार्बन होगा सबसे एंड में जोड़ा जाता है, एंड में से। नाम में तो शुरू होता है लेकिन जोड़ते समय एंड होता है। जैसे मान लो मुझे लिखना है क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन लिखने के लिए आपको ऐसे बनाना होता है। ये जो क्लोरीन होता है मतलब मीथेन होता है, इसमें हम जोड़ देते हैं क्लोरीन, तो ये बन जाता है आपका एक हाइड्रोजन गैस बनता है और आपका बनता है CH3Cl, ये आपका क्लोरोमीथेन है। और जो क्लोरोमीथेन है, मीथेन जब क्लोरीन से क्रिया करता है, कब करता है? सनलाइट की उपस्थिति में करता है। तो सनलाइट की उपस्थिति में करने पे क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये आपका हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन को मतलब हटा के उसका स्थान लेता है। तो हैलोजन ग्रुप में क्लोरो और ब्रोमो आते हैं, याद रखना है। ठीक है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, हैलोजन ग्रुप या हेलो एल्केलिन बोलते हैं। इसके अलावा एक और होता है आपका, वो होता है एसिटिक एसिड,
जिसका सदस्य COOH होता है यानी कार्बन, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि जो हमारे जो दांतों का सड़ना, हमारा दांत कब सड़ता है? जब हमारे दांतों का pH मान 5.5 से घटने लगता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं तो उसको क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि हमें बेसिक टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, यानी क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारे जो दांत होते हैं उनका सड़ना बंद हो जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हमारे दांतों का इनेमल होता है, ठीक है। हमारे दांतों का इनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे हार्ड या कठोर पदार्थ है। हमारे दांतों का इनेमल कैसे सड़ जाता है? खाना खाने के बाद जब हम कुछ खाने के भोजन के टुकड़े हमारे दांतों में चिपके रह जाते हैं तो बैक्टीरिया उन पर आक्रमण करता है। बैक्टीरिया के आक्रमण करने से वहाँ पे एसिड बनता है और ज़्यादा एसिड बनने से दांत जल्दी सड़ते हैं। इसीलिए दांतों में एसिड ना बने इसके लिए हमें बेसिक टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए, ठीक है। पीएच पेपर में आपसे एक पर्सन पूछते हैं कि पीएच पेपर में जो ये पी होता है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस नाम की जो बीमारी होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी लैंगिक संचारित रोग है। तो ये किसके कारण फैलती है? पेपर में पूछ लेता है। तो ये फैलती है बैक्टीरिया के कारण। इसके अलावा गोनेरिया नाम की बीमारी भी बैक्टीरिया से फैलती है, ठीक है। तो सिफिलिस और गोनेरिया ये दो नामक जो बीमारियां हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, जो लैंगिक संचारित रोग हैं। इनके फैलने वाले जो जीव का क्या नाम है वो है बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं, जीवाणु, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पीएच पेपर से, इसमें पूछा जाता है कि पीएच पेपर में कि पीएच वैल्यू अगर 0 होती है या किसी वैल्यू मतलब किसी भी लिक्विड का या सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू अगर 0 है तो वो क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है हाईली एसिडिक। अगर वही पीएच पेपर पूछ लेता है कि ये 14 के पास है तो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है हाईली बेसिक, यानी उच्च क्षारीय। और अगर इसका मान 0 के जितना पास होता है ये कहलाता है उच्च अम्लीय। एसिडिक माने अम्लीय। 0 मतलब क्या होता है पीएच पेपर में? पीएच पेपर में आपको पता होगा कि पीएच पेपर में 0 से लेकर 14 तक गिनती होती है और बीच में 7 होता है। 7 को न्यूट्रल माना गया है, 7 से कम को एसिड माना गया है और 7 से ज़्यादा को बेस। तो 7 से ज़्यादा मान होने पे 14 के बीच और 7 से ज़्यादा होने पे वो बेसिक होता है, ठीक है, यानी वो क्षार होता है, ठीक है। एक प्रश्न है कि जैसे एल्केली किसे कहते हैं? तो ऐसे बेस या बेसिक जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें एल्केली कहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, यानी एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं? तो याद रखना है कि जो तरबूज होता है वाटरमेलन वो एक लिंगी होता है। ऐसी खरबूज होता है डेट एक लिंगी होता है। पपीता भी एक लिंगी होता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि द्विलिंगी फूल कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक मैं बता देता हूँ, सरसों गुड़हल, ठीक है। तो एक आपको और बताना है कि द्विलिंगी पुष्प कौन होता है कमेंट में, ठीक है। अगला है एनर्जी कंज्यूम यानी ऊर्जा खपत का फार्मूला बताना है। तो इसका फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर माने शक्ति, शक्ति को समय से गुना करने से उपभोक्त खपत निकल जाती है या एनर्जी कंज्यूम निकल जाता है। या फिर एक नियम होता है जूल का तापन नियम, हीटिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो उसका फार्मूला होता है I²RT। ये I क्या है? I आपका विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट। R क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और T क्या है? टाइम। 1 किलोवाट घंटा जो होता है इसे 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट जो होता है इसमें कितना जूल एनर्जी होता है? इसमें 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल होता है, ठीक है। अगला है कि आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं जिसका रंग ब्लू होता है तो मिलाने पे क्या होता है? तो जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं
तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। और आयरन सल्फेट का कलर पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो ये हल्का हरा होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन। इसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि म्यूकस कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या काम करता है। म्यूकस जो होता है हमारे पेट में, जो स्टमक होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, यानी जठर ग्रंथि। उसके अंदर जो होता है 3 रस गिरते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिन और एक म्यूकस। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है म्यूकस। तो म्यूकस का काम होता है कि जो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करना, ठीक है। अगला है कि जो एंथर कहाँ पाए जाते हैं। एंथर जो होते हैं वो स्टेमन का पार्ट होता है और जो एंथर होते हैं स्टेमन पे पाए जाते हैं। एंथर यानी परागकोश। परागकोश कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पुंकेसर के ऊपर पाए जाते हैं। क्या बनाते हैं ये, तो ये पोलन ग्रेन बनाते हैं, यानी परागकण। परागकण क्या होते हैं, तो ये एक मेल गैमेट्स होते हैं, यानी नर युग्मक होते हैं। और ओवेरी क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ओवेरी पिस्टल, स्त्री केशर पे ओवेरी पाए जाते हैं। और ओवेरी जो होता है उसके अंदर एक फीमेल गैमेट्स खुद होता है, ये ओवेरी, ठीक है। अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, यानी इसमें जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, जिसे कॉमन साल्ट साधारण नमक कहते हैं, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये आयनों के आदान प्रदान से बना है। सोडियम पे प्लस आयन होता है, क्लोरीन पे माइनस, ये आयनों के एक्सचेंज से बने हैं, इन्हें आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इनको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। तो पेपर में आता है कि सोडियम और क्लोरीन कहाँ पे जाके इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं, यानी सोडियम किस पे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये होता है एनोड पर, जो पॉजिटिव आयन होता है, और जो क्लोरीन होता है ये कैथोड पर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, नेगेटिव पे होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतना चीज़ें जो हमने बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरीके के प्रश्न को जानने के लिए। जब तक के लिए आप सबका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे नहीं कटते हैं और आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।